नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 35 दिनों से चले आ रहे आंदोलन के बीच सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की वार्ता हुई है और अच्छी बात आज यह है कि 35 दिनों से चला आ रहा गतिरोध अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 7वें दौर की वार्ता में 2 मांगों पर रजामंदी बनी है। सरकार पराली और बिजली वाली मांग को मानने पर राजी हो गई है, लेकिन नए कानून पर सरकार का क्या स्टैंड रहेगा यह अब तक साफ नहीं है और अब 4 जनवरी को फिर सरकार और किसान प्रतिनिधियों की बैठक होगी। हालांकि कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच में प्रदेश में हुए निकाय चुनाव के नतीजे भी घोषित हुए हैं। 7 शहरों में हुए निकाय चुनाव में से सिर्फ पंचकुला और रेवाड़ी में बीजेपी को जीत मिली है। अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरियाणा जनचेतना पार्टी का जादू चला है। मेयर पद पर शक्ति रानी शर्मा ने 8000 से ज्यादा वोटों से अपनी जीत को दर्ज किया है, जबकि 20 वार्ड में से 7 वार्ड हरियाणा जनचेतना पार्टी के खाते में गए हैं। ऐसे ही सोनीपत की भी अगर हम बात करें तो यहां बड़ौदा उपचुनाव के बाद निगम चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा है। कांग्रेस के निखिल मदान पर जनता ने भरोसा जताया है। रेवाड़ी में चेयरपर्सन पद में बीजेपी के खाते में यह गया है, लेकिन वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। धारूहेड़ा, सांपला, उकलाना में भी निर्दलीय उम्मीदवारों का ही दबदबा देखने को मिला है। अब सवाल यह है कि निगम चुनाव के नतीजों पर क्या आंदोलन का असर रहा है, ये माना जाए। और दूसरा अहम सवाल ये भी अपने आप में है कि अधूरी जो बात आज रह गई है क्या अगली बैठक में पूरी होगी, क्योंकि आज जो 5 घंटे तक वार्ता चली है उसमें 50% हम कह सकते हैं कि हल निकला है, लेकिन 50% अभी भी बाकी है। तो आज किसान संगठन के प्रतिनिधि और सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता हुई है। लगभग 5 घंटे तक चली हुई इस बैठक के अंदर 2 प्रमुख ऐसी बातें रही हैं जिस पर आज सहमति बनी है और इसी से जुड़ी ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2 मांगों पर रजामंदी बनी है और 4 जनवरी को फिर से बातचीत होनी है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 प्रमुख मांगे आप कह सकते हैं, एक तो एमएसपी को लेकर के, दूसरा तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। यही 2 मांगे ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा पेचीदा हैं और इस पर आज भी कोई सहमति बन नहीं पाई है। लेकिन 4 तारीख को अभी वार्ता चुकी होनी है, इसलिए सकारात्मकता का आज जो माहौल देखने को मिला है उससे उम्मीद यह बंधी है कि हां, आने वाली 4 तारीख को संभव है कि इसका भी कोई समाधान निकले। तो 2 मांगों पर रजामंदी बन गई है सरकार और किसानों के बीच में, क्योंकि 4 सूत्रीय एजेंडा सरकार के पास भेजा गया था किसान संगठन की तरफ से और किसान संगठन ने जो 4 सूत्रीय एजेंडा भेजा उसमें से 2 ऐसी बातें रही प्रमुख जिस पर सरकार ने अपनी रजामंदी को जता दिया और उसके बाद 4 तारीख का जो समय है वो निर्धारित कर दिया गया 2 बजे का। अब 4 जनवरी को 2 बजे एक बार फिर से किसान संगठन के साथ बैठक और इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण विषय जो कि आज रह गए, जिस पर आज सहमति नहीं बन पाई, उस पर एक बार फिर से संगठन और सरकार के बीच में सहमति की कोशिश होगी या देखना यह कि उस दिन सरकार इसका समाधान क्या निकालती है। तो पराली और बिजली वाले ये 2 प्रमुख जो ऐसे मुद्दे थे, इस पर सरकार ने अपनी सहमति को जता दिया। आप मीडिया से मुखातिब होते हुए सबसे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से जो बातें कही गई वो भी आपने सुनी। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि आप ये मान सकते हैं कि आज 50% जो मांगे हैं वो किसानों की हमने मानी है और बाकी जो 50% बातें रह गई हैं उस पर हम चर्चा के लिए फिर से तैयार हैं। 4 जनवरी को संगठन एक बार फिर से हमारे साथ उनके प्रतिनिधि बैठेंगे और हम इस पर कोई ना कोई समाधान इसका जरूर निकालेंगे। और किसान संगठन के प्रतिनिधि भी जब बाहर आए हैं मीडिया से बातचीत करते हुए, उनकी तरफ से भी उन तमाम रिएक्शंस को आपने सुना है, जिसमें उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा कि हां, आज की वार्ता सकारात्मक माहौल में रही है और इसलिए 2 जो ऐसी मांगे उनकी रहीं जिसको 4 सूत्रीय एजेंडे के अंदर भेजा गया था उसमें सरकार ने अपनी सहमति को जताया है। लेकिन हां, 2 प्रमुख ऐसी बातें जो कि अभी भी रह गई हैं और ये दोनों ही बातें सबसे ज्यादा पेचीदा हैं, क्योंकि एमएसपी की लिखित गारंटी नहीं, एमएसपी पर कानूनी अधिकार किसान चाहता है, ये बात कही गई किसान संगठन की तरफ से। और दूसरा, इन कानूनों को ही सरकार वापस ले। इन दोनों ही विषयों पर अब सरकार कैसे किसान संगठन को मनाती है या इसका क्या रास्ता निकालती है, इसके लिए अब आपको 4 जनवरी का इंतजार करना होगा। लेकिन सरकार और किसानों के बीच 2 मांगों पर हालांकि रजामंदी बन गई है। लेकिन इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज हरियाणा के अंदर नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं, जिसमें 3 नगर निगम और 4 जो नगर परिषद थे, उनमें आज कहीं ना कहीं इस आंदोलन का भी असर देखने को मिला है, क्योंकि सीधे तौर पर हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के जो साख है वो दांव पर लगी हुई थी। तो अधूरी बात अब अगली बैठक में पूरी होगी।
तो अधूरी बात जो रह गई, क्या अगली वार्ता में ये पूरी होगी, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन आज का दिन हरियाणा के लिए इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि 3 निगम समेत कुल 7 निकायों में आज जो निकाय के चुनाव हुए हैं उसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप पहले देख लें। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी को बंपर जीत मिली है। शक्ति रानी शर्मा ने यहां से अपनी जीत को दर्ज करवाया है। पंचकुला में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। पंचकुला में बीजेपी के प्रत्याशी को जीत मिली। रेवाड़ी में भी बीजेपी के प्रत्याशी को जीत मिली। लेकिन वार्ड्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो निर्दलियों का कब्जा वार्ड में रहा है। सोनीपत में कांग्रेस को जीत मिली है और ये सोनीपत आप इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण समझें क्योंकि सिंधु बॉर्डर इसी इलाके में है और यहां पर जो किसान का धरना प्रदर्शन चल रहा है उसका भी असर कहीं ना कहीं से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है क्योंकि जनता इन बातों को बार बार चुनाव के दौरान भी कहती रही थी। बड़ौदा के बाद कांग्रेस के लिए ये एक और बड़ी जीत है क्योंकि सोनीपत के अंदर भी कांग्रेस के उम्मीदवार निखिल मदान ने बड़ी जीत को हासिल किया है। तो सोनीपत, अंबाला और पंचकुला ये तीनों नगर निगम हैं। रेवाड़ी नगर परिषद और इन सभी जगहों पर आज क्या स्थिति रही, इंडिया न्यूज हरियाणा ने लगातार सुबह से आपको ये पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई है। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी को आज बंपर जीत हासिल हुई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा का ये रोड शो है जिसमें अंबाला की जनता को वो धन्यवाद करती हुई उस वक्त ये तस्वीरें हैं। पंचकुला में हालांकि बीजेपी को जीत जरूर मिली है। रेवाड़ी में बीजेपी को जीत तो मिली है लेकिन यहां पर वार्ड में आप देखेंगे तो यहां पर निर्दलियों का दबदबा बरकरार रहा है। सोनीपत नगर निगम की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है और ये अपने आप में इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रदर्शन सिंधु बॉर्डर पर हो रहा है, ये उसी इलाके में है। तो आज निकाय चुनाव भी, ये भी हरियाणा के लिए बेहद महत्वपूर्ण और उससे भी बड़ी बात ये कि आज इन निकाय चुनावों पर भी कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन का भी जो असर है वो देखने को मिला है क्योंकि अगर हम देखें तो कुल 7 निकाय थे। इन 7 निकाय में आप देखेंगे तो ज्यादातर जगहों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है और ये इस बात को कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर के भी इन निकाय चुनावों में उसका असर साफ तौर पर देखा गया है। तो अब सवाल यह है कि आज निगम चुनाव के नतीजों पर जो आंदोलन का असर देखने को मिला इसके मायने क्या समझे जाएं। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल अभी भी यह बरकरार है क्योंकि पिछले 35 दिनों से लगातार किसान विरोध कर रहा है। आज हालांकि 2 बातों पर सहमति जरूर बनी है लेकिन सवाल देश के सामने अभी भी बरकरार है कि क्या अधूरी जो बात है वो अगली बैठक में पूरी होगी। और 2021 में चूंकि अब 4 जनवरी को ये वार्ता होनी है तो साल अगला होगा, तो 2021 में क्या ये मान के चला जाए कि जो हल है निकलेगा और किसान जिन बातों को लेकर के विरोध कर रहे हैं सरकार अब उनको लेकर के किस तरीके से किसानों को मनाती है या क्या रास्ता निकालती है या फिर किसानों की बात को कैसे सरकार मानती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आज 2 महत्वपूर्ण विषय और आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि तो इन कृषि कानून के आने के बाद आप देखिए क्योंकि निकाय चुनाव की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि कृषि कानून आने के बाद ये निकाय चुनाव हुए और उसका जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिला। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल अभी भी ये बरकरार है कि 35 दिनों से जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है क्या अब आगे मान के चलें कि इससे जो हल है, जो रास्ता है वो निकलेगा और 2021 में क्या मान के चला जाए कि किसानों का चल रहा ये आंदोलन समाप्त होगा। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। वंदना पोपली जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। ओंकार सिंह जी आपका भी स्वागत। राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी आपका भी स्वागत। और यशवीर काद्यान जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। यशवीर काद्यान जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश दहिया जी, चर्चा की शुरुआत आज मैं फिर आपके ही साथ करूंगा क्योंकि उम्मीदें हम लोग लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज तो 2 बातें आप लोगों की रही, उसको मोटे तौर पर अगर हम लोग ये कहें तो 50% जो बातें हैं वो मानी गई हैं आपकी। 2 बातें आपकी ऐसी रही जो कि सर्वाधिक हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है, उस पर 4 तारीख का समय निर्धारित किया गया है। क्या आप उम्मीद कर पा रहे हैं, क्योंकि आज की जो वार्ता है उसको अगर मद्देनजर रखें तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि 4 तारीख तक हम मान के चलें कि यहां समाधान की ओर आप जा रहे हैं? वार्ता हुई है उससे कुछ उम्मीद जगी है कि सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि जो आप करेंगे 50% जो बातें मानी गई है 50% न होके चाहे 25 मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन हमारी जो 2 डिमांड्स हैं वो तो आज भी वैसी की वैसी है जो पहले थी। तो सरकार का रवैया ये है कि थोड़ा सकारात्मक है कि हमारे किसानों की जो परेशानियां हैं वो शायद उनको थोड़ा एहसास हुआ है कि जिससे उन्होंने हमारी कुछ बातें जो हैं वो मानी हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो 4 तारीख की हमारी मीटिंग होगी
उसमें ये जो दो हमारी मुख्य जो डिमांड्स हैं, जो आज तक सरकार जो मान नहीं रही है, उन पे कुछ गौर करके मान जाए तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि 4 को शायद कुछ बात बने। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो अभी भी ढुलमुल रवैया है। उन्होंने पहले झटके में जो पहली हमारी डिमांड थी उसको मानना चाहिए था, उसको साइड में रख के फिर आगे चले। जो डिमांड जो सबसे लास्ट की डिमांड थी उन्होंने वहां से स्टार्ट किया, वो कोई ज्यादा डिमांड नहीं थी, क्योंकि वो तो एक थोपड़े की बात की थी हमारे साथ कि जिससे हमें डर पैदा करके और हमारे जो मुख्य डिमांड थी उससे भटकाने का एक रास्ता था। लेकिन फिर भी हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि कुछ तो बात उन्होंने मानी हमारी, और हमें उम्मीद करते हैं कि जो 4 तारीख की जो मीटिंग होगी उसमें जो सरकार है हमारी जो मुख्य मांग है वो मान ले, तो हम भी अपना जो आंदोलन को समाप्ति की ओर ले जाएं। वरना 26 जनवरी का हमारा जो टारगेट है वो हमें लगता है कि शायद यहाँ दिल्ली में पूरा करना पड़ेगा हमारे को। तो आयुष जी, हमारी आपसे विनती है आपके माध्यम से जी जी कि जी। जो चैनल आप दिखा रहे हैं, मैडम जो हमारी प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो भी एक संदेश भिजवाएं सरकार को कि कम से कम किसानों की जो मेन नहीं दहिया जी, देखिए आपकी बात हम लोग पहले दिन से उठा रहे हैं और आप लगातार मेरे साथ चूंकि इस चर्चा में बैठ रहे हैं, इसलिए कम से कम मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ तो इस बात को कह सकता हूं इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से कि आपकी बात को लगातार सरकार तक पहुंचा रहे हैं। उन लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि आपकी इस समस्या का हल होना चाहिए। लेकिन वंदना जी हमारे साथ मौजूद हैं, चूंकि वंदना जी ही इसका जवाब देंगी। वंदना जी, देखिए कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया कि 50% समाधान हुआ, इसीलिए मैंने भी उस बात को कोट किया कि हाँ 50% आप लोग कह रहे हैं कि आपने समाधान कर दिया। लेकिन राजेश दहिया जी कह रहे हैं आप इसको 50% मत मानिए, 25% कहिए, क्योंकि जो दो प्रमुख उनकी बातें हैं उस पर अभी भी बरकरार है विवाद, उस पर अभी कोई सहमति बनी नहीं है, इसीलिए 4 तारीख का समय आप लोगों ने दिया है। कैसे मनाएंगे इसे किसानों को? वंदना पोपली जी, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। वंदना जी, सवाल है, क्योंकि राजेश दहिया जी भी यही सवाल आपसे कह रहे हैं कि 25% हम मानते हैं, 50% नहीं, लेकिन जो प्रमुख मांगे उनकी थी जिसमें तीनों कानूनों को वापस लेना और एमएसपी को इंश्योर करना कानूनी गारंटी के साथ, वो आप लोगों ने नहीं किया है। आश्वस्त तो वो हैं, कह रहे हैं कि हाँ सकारात्मक हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हाँ उनको ऐसा लग रहा हो कि हाँ सरकार से वो उम्मीद कर पाए। मैं चाहूंगा थोड़ा जवाब दें। जी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी वंदना जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी, आज के दिन जो 4 मुद्दे हैं, मैं कृषि मंत्री जी को भी सुन रही थी और किसान की जो जत्थेबंदियों के लीडर्स थे उनको भी मैं सुन रही थी। 4 मुद्दे ऐसे थे जिन पर चर्चा हुई और उसमें से 2 मुद्दों पर सहमति बनी है। 2 मुद्दों पर अभी डिस्कशन जो है 4 तारीख की बात हुई है कि 4 तारीख को डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन एक चीज देखने की बात है आयुष, यहाँ पर किसान भाई भी बैठे हुए हैं और आप भी लगातार इस मुद्दे को उठाते आए हैं। शुरुआत से आपने देखा जब से किसान कानून आए हैं, जब से पास हुए, अध्यादेश से लेकर जब तक वो पास हुए हैं और उसके बाद से लेकर आप पूरा अगर प्रोसीडिंग देखें तो किस तरह रही है कि सबसे पहले एक डर दिखाया गया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, फिर कहा गया कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, फिर कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब में डिक्लेयर किया कि हम इन कानूनों को नहीं मानते हैं और उसके बाद पंजाब लीड करता है और वो दिल्ली की तरफ बढ़ता है कि इस कानून के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि आग्रह होना चाहिए और दुराग्रह नहीं होना चाहिए। अगर कानून में कुछ आपको लगता है कि जो चीज गलत है तो आप बैठकर डिस्कस करिए, उसमें जो है चेंजेस किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं। अगर कहीं पे लगता है किसी चीज को सुदृढ़ करने की जरूरत है तो वो भी हम करने को तैयार है। कहीं पर लगता है कि डर है कि ये चीज खत्म हो जाएगी तो उसका लिखित में आश्वासन देने को भी तैयार है। लेकिन ये कह रहा कि कानून को रिपील कर दिया जाए, वो मुझे लगता है कि गलत बात है, क्योंकि ये जो कानून है पूरी तरह से किसानों के लिए बनाए गए हैं, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं और किसानों का जो व्यापार है वो और अच्छे ढंग से हो सके। एक बड़ा अच्छा ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि फसल आपकी एमएसपी के रेट पर जा रही है तो आप मंडियों पर बेचें। पहले वाले किसी भी सिस्टम को छेड़ा नहीं गया है, एक नया सिस्टम रखा गया है कि आपकी फसल। लेकिन वंदना जी देखिए, ये सवाल मैं पहले दिन से पूछ रहा हूं और एक बार मैं फिर से आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये चर्चा में बार बार होता है। आज भी कृषि मंत्री ने इस बात को कहा कि हम किसानों को ये आश्वस्त करते हैं, हम तो लिख कर देने को तैयार हैं कि आपकी एमएसपी हम लिखित गारंटी में देंगे। अगर आप किसी चीज की गारंटी दे सकते हैं तो फिर उसको कानूनी अधिकार क्यों नहीं बना सकते हैं? सबसे ज्यादा रार तो इसी बात पर है ना। इसको आप एड्रेस करिए, मुझे लगता है आधी समस्या का समाधान तो उसी दिन हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो सकता है? जिसकी गारंटी आप दे सकते हैं उसका आप लिखित कानून या उसकी कानूनी वैधता क्यों नहीं आप कर सकते हैं? आयुष, इसके लिए डिटेल में जाना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ क्या कारण है इसके पीछे। सबसे पहले एमएसपी का कानून बनना चाहिए, अच्छा सुझाव है, इस पे काम किया जा सकता है। लेकिन इस चीज को समझिए, पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत जो सरकार है, गेहूं, धान और कुछ एक चीजें ऐसी है जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको सब्सिडाइज रेट पर देती है राशन की दुकानों के माध्यम से। और उसके लिए सरकार जो किसानों से एमएसपी पर ये फसलें खरीदती है
हालांकि हरियाणा आगे बढ़ गया, हरियाणा और भी फसलें इसको खरीद रहा है, लेकिन 280 करोड़ क्विंटल टोटल प्रोडक्शन होती है गेहूं और धान की, उसका 25% प्रोक्योरमेंट जो है सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार सब कुछ एमएसपी पे पूरी की पूरी फसल खरीद लेती है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम बात करें कि गेहूं और धान पे हम गारंटी दे देते हैं, एक्ट बना देते हैं, तो आगे हम कहाँ चले जाएंगे? हम तिलहन पे भी चले जाएंगे, दलहन पे भी चले जाएंगे, सब्जियों की बात हो जाएगी, फिर उसके बाद बात हो जाएगी डेयरी प्रोडक्ट्स भी खरीदे जाएं। तो ये सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सब कुछ खरीद सके। तो 25% प्रोक्योरमेंट होती है, सरकार उसको लगातार करती रहेगी, आगे भी वो चलता रहेगा, इसका आश्वासन जो है सरकार दे रही है। जहां तक एमएसपी की बात है कि एमएसपी का एक्ट बनना चाहिए, बहुत अच्छा सजेशन है, इस पर भी काम होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता कि अभी धरने पे बैठे और अभी के अभी उसको आपने बना दिया और चल दें। एक बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे। ठीक है वंदना जी, मैं समझ गया, चूंकि ये बात कही गई और आज कृषि मंत्री ने भी इस बात को कहा कि देखिए कानून बनाने के लिए उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है और उस पर जब विचार विमर्श और जब तमाम उसके तकनीकी पहलू हैं उसको समझा जा सकता है, उसके बाद ही उस पर हम विचार पर पहुंचेंगे या निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। उस विषय पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इस बीच चूंकि आज कृषि मंत्री ने जो बातें कही ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और आज उन्होंने क्या कहा है ये भी अपने दर्शकों को हम पहले सुनवाते हैं, क्योंकि कृषि मंत्री आज जब ये वार्ता हुई उसके बाद जब वो बाहर आए मीडिया से मुखातिब हुए तो उनकी तरफ से इन महत्वपूर्ण बातों को बताया गया। आज इस वार्ता को लेकर कृषि मंत्री क्या कह रहे थे, एक बार इसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं, उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। 3 कानून जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार तो चलिए, केंद्रीय कृषि मंत्री की इस बात को आपने सुन लिया, अब इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। सुमित गौड़ जी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सुमित जी, आपका बहुत स्वागत है। सुमित जी, मैं आपके ही पास आ जाता हूं। माफी चाहूंगा कि आपका नाम मैं चर्चा में पहले नहीं ले सका, क्योंकि आपका फ्रेम शायद नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। लेकिन सुमित गौड़ जी, मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी कृषि मंत्री को आपने सुन लिया होगा, क्या समझ रहे हैं और आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि कृषि मंत्री इस बात को एक बार फिर कह रहे थे, मैं फिर दोहरा देता हूं, वो कह रहे हैं कि 50% समाधान हो गया,
यहां पर कांग्रेस यहां पर जो किसान नेता बैठे हैं वो कह रहे हैं 50% मत कहिए, 25% मान के चलिए। लेकिन क्या आपको उम्मीद जग रही है, क्योंकि 4 तारीख का जो समय दिया गया है, मान के चलें कि हाँ पॉजिटिव है और आगे जो रास्ता है इससे निकलेगा? सुमित गौड़ जी। आयुष जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जो हमें उम्मीद थी कि शायद ये सोई हुई गूंगी बहरी सरकार के कृषि मंत्री आज इन किसानों को एक तरह से नववर्ष की पूर्व संध्या है, कल पूर्व संध्या है, अगले दिन फर्स्ट आ जाएगी फिर, तो हमें ये लग रहा था कि आज ही शायद किसानों पर रहम खा के इनकी बात सुन के इस अध्यादेश को निरस्त कर देंगे और आज कोई परमानेंट समाधान निकाल लेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि अब भी 4 तारीख की डेट रख दी है, पूरी तरह से किसानों को रिलीफ नहीं दिया। और आप ये देखिए कि यानी कि फिर अब 1 महीना प्लस किसानों को हो चुका है। मैं तो साफ तौर पे कह देना चाहता हूं, इन बीजेपी सरकार के मंत्रियों, इनके नेताओं के अंदर दिल नाम की चीज नहीं रह गई है। जब तक ये किसान यहां बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इनके साथ है, इनकी लड़ाई लड़ता रहेगा। और जब तक किसान यहां से नहीं उठेंगे तब तक हम भी यहां से इनके साथ साथ रहेंगे। अगर आप ये देखिए, आज शाम की मीटिंग बुलाई थी इन्होंने, किसानों का प्रतिनिधिमंडल गया था और एक तरफ ये मैसेज आया था कि शायद आज ये पूरी तरह से इनको समझा बुझा के और आज ही इनको वापस भेज दिया जाएगा। क्या बीजेपी सरकार के एक भी नेता, एक भी मंत्री ने एक दिन, एक रात इनके साथ बिताने की कोशिश करी है? जहां ये 1.5 महीने, 1 महीने मंत्री, कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता भी अगर इनके साथ एक रात गुजार के दिखा दे, हमने गुजारी है, आप मेरा सोशल मीडिया देखते, हमने इनके पास चाय नाश्ता किया है ना, हमें शर्म भी आई कि हमें इन्हें खिलाना चाहिए, ये उल्टा हमें खिला रहे हैं। तो आप ये देखिए, बीजेपी सरकार को पहली बात तो ये कि कहते ना कि एक तो आप दे भी रहे हैं और फिर नाम भी नहीं खिलाएंगे। ये देंगे, ये 4 तारीख को जो कह रहे, ये नहीं देंगे तो कोर्ट के थ्रू दिलवाएंगे, क्योंकि ये अपनी झूठी हट की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि आज का किसान जागरूक है, भोला आज भी है, किसान भोला पहले भी था। लेकिन अब मैं हमेशा कहता हूं, अब का किसान जागरूक हो चुका है, अवेयर हो चुका है, इनके बच्चे पढ़े लिख चुके हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, सारे रूल जानते हैं। तो ये किसी बहकावे में, किसी प्रलोभन में नहीं आएंगे। किसानों को बांटने का भी प्रयास किया, उसमें भी ये बीजेपी ठीक है। चलिए सुमित जी, आपकी बात का मैं जवाब ले लूंगा। वंदना जी हमारे साथ यहीं पर मौजूद हैं, वो आपकी बात का बेहतर जवाब देंगे। ओंकार सिंह जी भी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार जी, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपका भी जरूर चाहूंगा, क्योंकि कृषि मंत्री की भी बात को सुना, आज इस वार्ता को भी आपने देखा। 5 घंटे तक चली वार्ता में यह कहा गया कि 2 बातें ऐसी हैं जिनको हम मान रहे हैं, 2 पर जो रार है वो बरकरार है और 4 तारीख को हम फिर बैठेंगे। क्या उम्मीद है आपको कि 4 तारीख को हल निकलेगा? आयुष जी, पहले तो मेरी बेनती है कि छोटा सा रिएक्शन नहीं, मेरे को भी पूरा समय दीजिए। और दूसरी बात, आज मैं आपके माध्यम से जो 7 नगर निकाय चुनाव हुए, उसमें जो नवनिर्वाचित सदस्य हमारे यहाँ, जो चेयरमैन आए हैं, जो मेयर आए हैं, उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद जताता हूँ कि वो जनता के हित में पार्टीबाजी से ऊपर उठकर बात करेंगी। इस चुनाव से 2 बातें स्पष्ट हुई हैं। एक तो लोगों ने बीजेपी को नकार दिया, क्योंकि ज्यादातर निकायों में बीजेपी हारी है। दूसरा, इस चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को भी पसंद नहीं किया। निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे हमारे अम्बाला से शक्ति रानी शर्मा जी की जीत हुई है, बहुत अच्छी बात है। मैं उनको भी बधाई देता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने 2 बड़ी बड़ी पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को हराया, बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब शक्ति रानी शर्मा जी पे अम्बाला की जनता ने विश्वास जाहिर करके इन दोनों पार्टियों को रिजेक्ट किया है। ये आपके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि इस चुनाव के जो मायने हैं, वो मायने बहुत महत्वपूर्ण है। 3 कृषि बिलों के विरोध में बीजेपी की करारी हार हुई है और इसी के साथ साथ कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं जनता ने निगलेक्ट किया है, क्योंकि ये भी मतलब फरोज पार्टी हैं और ज्यादातर निकायों में निर्दलीय पार्षद जीते हैं। ये एक अच्छी बात है। लेकिन जहां तक बात है नगर निकायों की चुनाव की, इसके बावजूद कृषि बिलों का इफेक्ट तो आया है, लेकिन कृषि बिल सरकार मानने को तैयार नहीं है। मैं अपनी बहन वंदना पोपली जी की बात सुन रहा था, ये कह रहे थे कि ना तो एमएसपी खत्म होगा, ना मंडियां खत्म होगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं ना, अंबानी अंडानी जैसे, ये 1-2 साल नुकसान सहने की क्षमता होती है इनमें। अब जियो और बीएसएनएल का कंपैरिजन कर लीजिए। जिस टाइम जियो शुरू में आया, इसने शुरू में फ्री सिम दिए, फ्री में सारी दी, अनलिमिटेड लाइफ टाइम दिया,
और इन्होंने यहाँ तक कि 99 रुपए में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना फ्री किया। उस टाइम बीएसएनएल जिंदा था। फिर बाद में क्या किया, धीरे धीरे बीएसएनएल डेड की तरफ चलता चला गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहे थे, इनमें क्षमता ज्यादा है। यही होगा अगर ये मंडियां कह रहे खत्म नहीं होंगी, एमएसपी खत्म नहीं होगा, यही पोजीशन होगी। अगर ये पोजीशन लागू हो गया तो ये अंबानी और अडानी 1-2 साल तक नुकसान सहने की हालात में है। ये क्या, पहले तो एमएसपी से ज्यादा पैसे देंगे ताकि लोग इनकी तरफ खींचेंगे। जब सरकारी मंडियां बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ जाएंगी, फिर ये लूटेंगे जनता को, जैसे आज लूट रहे हैं। पूरी दुनिया में 1 साल 12 महीने का होता है, ठीक है जी। इन्होंने 28 दिन का सिम कर दिया, साल में 13 महीने कर दिए और जनता को पता भी नहीं लगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज हमारे कृषि मंत्री जी का बयान मैं देख रहा था, वो कह रहे किसानों की 2 मांगे हमने मान ली, एक पराली और इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी लागू ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये 3 कानून रद्द करने की बात तो कर ही नहीं रहे, ये कह रहे 50% मान ली। ये आंकड़ों के नहीं, ओंकार जी, देखिए भाई 50% का आंकड़ा तो ऐसे बनता ना भाई, जो 4 सूत्री मांग रखी गई थी उसमें इन दोनों बातों का जिक्र था, और 2 ऐसी बातें थी जिसका भी जिक्र अभी हो रहा है, उस पर बातचीत के लिए तैयार, उसी के आधार पर 50% कहा गया। ये मांगे तो किसानों की तरफ से रखी गई थी ना, ऐसा तो नहीं था कि हाँ वो 2 मांगे मान लेते और इनको छोड़ देते तो किसान मान जाते। बात दोनों बराबर हैं, लेकिन ठीक है, हाँ जो प्रमुख बातें रह गई उस पर 4 तारीख को चर्चा होनी है। ठीक है, बहुत जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए, अब मुझे यशवीर जी के पास भी जाना है। मुख्य बात तो यह है कि 3 कृषि बिल रद्द होने। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आयुष जी, एक चर्चा ऐसी कीजिए, क्योंकि यह चर्चा देख के जनता बहुत परेशान हो चुकी है। एक चर्चा, एक व्यक्ति का प्रश्न और बीजेपी वालों का उत्तर, ऐसी क्वेश्चन आंसर की कीजिए ताकि जनता को इन कृषि बिलों का बिल्कुल सच्चाई पता लग सके। ठीक है, चलिए ओंकार जी, आपने जो बात कही है उस पर विचार होगा और उस पर हम लोग जरूर एक दिन चर्चा करेंगे। एक दिन मैं ओंकार जी आपको बैठाऊंगा और एक दिन कोई बीजेपी प्रवक्ता होगा, आराम से हम लोग सवाल जवाब करते हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि हल निकल जाए बहुत जल्द से जल्द। यशवीर काद्यान जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते देखिए, यहां राजनीतिक बातें यशवीर जी होती रहेंगी, बीजेपी को अपना पक्ष रखेगी, कांग्रेस अपनी गिनतियों को बताएगी कि हाँ भाई ये गलतियां हैं, या फिर ओंकार जी भी इसी बात को कह रहे हैं, किसान का अपना इसमें अलग पक्ष है। लेकिन आज 7वें दौर की वार्ता का अगर मैं लब्बो-लुआब आपसे समझना चाहूं, क्योंकि कृषि मंत्री तो कह रहे हैं 50% किया, यहां किसान नेता कह रहे हैं कि आप 50 मत मानिए, 25% मान के चलिए, लेकिन 6 दौर की वार्ता के बाद आज ये 7वीं दौर की वार्ता, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि 8वें दौर में जाते जाते समाधान की ओर बढ़ जाएंगे? इसमें एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्षों में बातचीत हो रही है, बातचीत में अवरोध नहीं आया है, तो ये एक सकारात्मक है, क्योंकि कोई भी मसला है उसका समाधान बातचीत से ही निकलता है। आप देखेंगे कि संसार में 2 विश्व युद्ध हुए, लाखों लोग उस वर्ल्ड वॉर में मारे गए, लेकिन वो लड़ाई तब खत्म हुई जब टेबल पे बैठ के बातचीत हुई और समाधान निकला। तो मेरा ये मानना है कि सरकार भी बातचीत कर रही है और किसान भी बातचीत कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव साइन है, एक बात। अब दूसरा ये कि क्या सरकार किसानों की 50% बात मान रही है, 25% मान रही है? मैं देखिए इसमें इसकी परसेंटेज में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जहां तक मुझे इस विषय की जानकारी है, वो मुख्य तौर पे किसानों को ये आशंका है कि ये जो 3 नए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, उससे किसान बदहाल हो जाएंगे, उससे किसान की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। उनकी जो फसल है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदी जाएगी और आने वाला जो और दौर है वो किसानों को और ज्यादा गरीबी की तरफ लेके जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या भारत सरकार किसानों की ये जो आशंकाएं हैं, इनको निर्मूल करने के लिए क्या कोई ऐसा सार्थक कदम उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी? मुख्य तौर पे जो मुझे लग रहा है कि जब सरकार खुद कह रही है कि हम लिखित में ये गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी को हम बंद नहीं करेंगे, तो ये हर जनमानस के मन में ये प्रश्न है कि जब आप लिखित में कोई चीज देने के लिए तैयार हैं, तो उसको कानूनी जामा पहनाने में दिक्कत क्या है? एक बात। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से भी अभी सर्वोच्च स्तर से मेरा कहने का आशय है कि केंद्र सरकार के किसी बड़े मंत्री की तरफ से अभी तक ये किसानों को नहीं समझाया गया कि अगर हम ये कानूनी जामा एमएसपी को लागू करने में अगर हम करते हैं तो इसमें ये दिक्कतें आ सकती हैं।
सरकार सिर्फ यही कह रही है कि हम एमएसपी की लिखित गारंटी देने के लिए तैयार है। अगर सरकार को, अगर केंद्रीय कृषि मंत्री को ये लगता है कि इसको कानूनी जामा पहनाने में यही अड़चन आ सकती है, तो उनको किसानों को कन्विंस करना चाहिए। देखिए, किसान जो हैं वो इस देश के नागरिक हैं। किसानों ने ये सरकार चुनने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये जो किसानों के मन में, या मैं कहूँगा कहीं ना कहीं आम जनमानस के मन में ऐसी शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं कि ये नए कानून किसानों के खिलाफ हैं, तो सरकार को इसका ठोस तरीके से निराकरण करने की पहल करनी चाहिए। जी चलिए यशवीर जी, आपने जो बात कही, हम लोग सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब 4 तारीख को भाई निराकरण की पहल हो जाए, क्योंकि 35 दिनों से डटा हुआ किसान अभी 4 तारीख तक और वहीं पर रहेगा और इससे हल जरूर निकलना चाहिए। लेकिन आज हरियाणा के अंदर जो निकाय चुनाव हुए हैं, थोड़ा सा उस पर भी हम लोग आज चर्चा जरूर करते हैं, क्योंकि आप इस कानून के आने के बाद ये निकाय चुनाव भी बहुत कुछ तस्वीरों को बयां कर रहे हैं और इस ओर इशारा ओंकार जी ने भी किया। उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से आप देखिए इसका जो असर है दिखना शुरू हो गया है और यही वजह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा है, या तो निर्दलीय या तो फिर आप अंबाला में देखें कि किस तरीके से एसजेपी के जो प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा, उनको भी बंपर जीत हासिल हुई है। वंदना जी, ओंकार जी ने भी इस बात को कहा और यह बात दिख रही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां जब निकाय चुनाव के अंदर भी पहुंच रही हैं तो वहां पर भी जनता कहीं ना कहीं आप लोगों से संतुष्ट नजर नहीं आई है। कैसे इसको देख रही हैं? थोड़ा निकाय चुनाव के ऊपर भी मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, क्योंकि इंपैक्ट वहां पर भी नजर आ रहा है, नाराजगी है। वंदना पोपली जी। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानती कि कहीं कोई नाराजगी है। हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। हो सकता है कि यहाँ पर अभी जो कुछ कमियां रह रही हैं उसमें हमें आकलन करने की आवश्यकता है, लेकिन हमारा जो बहुत परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है। प्रश्न उठा रहे हैं, इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, तो खुद हार के इलेक्शन में नहीं उतरे या पहले दिन की कंडीशन रही, सबको मालूम है। तो मैं उसको नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ अपनी ही बात करूंगी कि हमने सोनीपत में हमें 36% मिले थे विधानसभा में, और अभी जो है हमारे को तकरीबन 43% जो वोट परसेंटेज मिला है, हमने वोट परसेंटेज सुधारा है। एक पंचकुला में हम जीते हैं। रेवाड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3 पूर्व विधायक और 1 वर्तमान विधायक आऊंगा ओंकार जी, आऊंगा। मुझे पता है आपके जहन में बहुत सवाल हैं, आप आराम से पूछिएगा वंदना जी से। एक बार बात जरा कंप्लीट हो जाए वंदना जी की। बहुत सारे प्रश्न हो गए, मुझे अच्छा टाइम देंगे आप, मुझे अभी और भी बहुत सारे प्रश्न थे, उसका जवाब भी देना है। और सबसे बड़ी बात जो पार्टी का अगर हम नंबर देखें तो पंचकुला में टोटल 20 पार्षद है, जिसमें से 9 बीजेपी के और 2 जेजेपी के आए हैं। अंबाला में भी 20 में से 8 आए हैं, सोनीपत में भी 20 में से 10 आए हैं। तो वोट परसेंटेज भी अच्छा हुआ है, पार्षदों का नंबर भी आया है। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि सोनीपत और अंबाला में हमने इतना जितना हमें उम्मीद थी, यहाँ तक कि विपक्ष को भी उम्मीद थी कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, तो उस उम्मीद में मुझे लगता है खड़े नहीं उतरे। तो इससे हमें आकलन करना पड़ेगा कि क्या कारण रहे। लेकिन ये मैं जो इंस्टेंट जो समझ पा रही हूँ वो मुझे ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे होते हैं, कहीं व्यक्तिगत छवि होती है। ये सब कारण जरूर हो सकते हैं, क्योंकि छोटी सरकार की शहर के चुनाव से तो ये सब कारण हो सकते हैं, लेकिन हम आकलन जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है वंदना जी। देखिए, मैं उन विषयों पर भी आऊंगा, लेकिन एक एक रिएक्शन में चाह रहा हूं कि आज इस निकाय चुनाव पर भी हो। सुमित गौड़ जी, क्या वजह रही? क्योंकि आप मुद्दों को तो उठा रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा जगहों पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को भी हार का तो सामना करना ही पड़ा। ठीक है, सोनीपत के अंदर आपने एक सीट को जरूर जीता, तो ऐसे तो पंचकुला में बीजेपी भी जीती। एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं या आप मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे हैं? सुमित गौड़ जी, क्यों निर्दलीय और इसके अलावा हरियाणा जनचेतना पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत देखने को मिला? बिल्कुल, हमने मैसेज, एक कंक्रीट मैसेज हमने हरियाणा में आज दे दिया है। आयुष जी, सबसे पहली बात, उसके बावजूद हाल फिलहाल में ये बड़ौदा चुनाव हारे हैं और इस समय जो आज जो परिणाम आए हैं, कुल मिला के 7 नगर निगम निकाय के चुनाव का रिजल्ट आया है। 7 में से दोनों जगह इनकी सरकार होते हुए केवल ये 2 ही जगह इन्होंने विजय प्राप्त करी है पहली बार। ये सवाल, ये परसेंटेज इनके ऊपर है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार अपने सिंबल पे प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस पार्टी ने न केवल सोनीपत में जीत हासिल करी है, उसके अलावा आप अगर आते हैं पंचकुला में नेक टू नेक फाइट दी है। आप देख लीजिए, लास्ट के दौर तक क्यूरियोसिटी बनी रही थी कि कौन जीतेगा। 4000 का फर्क है, कभी 4600, कभी 4200। ठीक है जी। वो अंबाला में 4 काउंसिलर बीजेपी ने जीते हैं, 3 काउंसिलर कांग्रेस ने जीते हैं। सोनीपत में भी ऑलमोस्ट सेम रेशियो आई है। तो ये बात मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने तो पहली बार सिंबल पे उतारा और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बीजेपी सरकार, ये ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी की केंद्र में भी सरकार हो,
और हरियाणा में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार हो, वो बाई इलेक्शन विधानसभा का भी हार जाए और 7 नगर निगम निकाय चुनाव में केवल 2 पे जीत हासिल करे, तो ये बीजेपी पार्टी के लिए, उनके नेताओं के लिए सोचने का और शर्म का विषय है, क्योंकि जनता ने आज फिर उन्हें एक बार दोबारा एक सिरे से नकार दिया है। इसने प्रमाण पत्र दिया है कि बीजेपी हर फ्रंट पे इनका फेल्योर साबित हुआ है। आप देवन से उठाने, महिलाओं के प्रति क्राइम, दलितों के प्रति क्राइम, बेरोजगारी, जीडीपी, नोटबंदी, और एक कोरोना, आप किसी भी मुद्दे को देख लीजिए, इनका टोटली फेल्योर है। इसीलिए अब इनका जाने का समय आ गया है। और जिस प्रदेश की बात, चलिए ठीक है सुमित जी, देखिए अब इसका जवाब वंदना जी ये देंगी, कुछ विधानसभा चुनावों का वो जिक्र करेंगे और कहेंगे कि वहां पर तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन हाँ ठीक है, ये किसान आंदोलन का जो इंपैक्ट है वो साफ तौर पर दिख रहा है, ये हम जरूर कह सकते हैं। दहिया जी का मैं रुख करूंगा। राजेश दहिया जी, क्या ये हम मान के चलें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसान सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही, क्योंकि किसान अब शहरों के अंदर भी हैं, मुझे ये बताइए क्या हम ये मान के चलें कि जो निकायों के जो रिजल्ट हम लोग देख पा रहे हैं, क्या ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओर जिस तरीके से इन सारे मुद्दों को लेकर के किसान सड़कों पर रहा, उसका भी नतीजा है? किस तरीके के रिजल्ट हम लोग देख पा रहे हैं? राजेश दहिया जी। सर ये पूरा जो किसान आंदोलन है उसका नतीजा है जो निकाय चुनाव का जो रिजल्ट आया है। जैसे हमारे सोनीपत के अंदर है, सोनीपत में 13 गांव हमारे जो हैं, जिसमें कि ज्यादातर किसान हैं, और हमारे सोनीपत शहर में भी जो किसान हैं, साथ में हमारा चिंगू बॉर्डर लगता हुआ है, तो जिससे कि सोनीपत में कांग्रेस को लीड मिली है। बाकी जैसे ये कह रहे हैं कि पंचकुला वगैरह में वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, वहां पे जो किसान इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। टोटली हरियाणा, पंजाब में आज की डेट में किसान आंदोलन का असर पड़ा हुआ है। और अगर ये राजनीतिक पार्टियां अब भी नहीं समझ पाएंगी इस बात को, तो ये आगे और भविष्य में खतरे में जाएंगी। मैंने वंदना जी की बात सुन रहा था, जिस तरह से ब्रीफ कर रही थी, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं था। किसान, मैं पहले दिन से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, किसान जो है सरकार के प्रति विश्वास खो चुका है। वो क्यों खो चुका है? क्योंकि सरकार जो है वो विश्वासघात कर रही है हमारे साथ, हमारी बातों को सुन नहीं रही है, हमारे साथ छल कपट कर रही है। हमने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे 24 का कानून था भूमि अधिग्रहण का, उसमें एक इंदौर में कंपनी इफेक्ट हो रही थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने उसको बदल दिया, जिसके कारण 3 सुप्रीम कोर्ट जज बाहर आए। उसके बाद हमने पिटीशन फाइल की कि अरुण मिश्रा के पास वो केस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अरुण मिश्रा उसके चेयरमैन रहे और किसानों के फेवर में नहीं, उनके अगेंस्ट फैसला दिया। आज भी चीफ जस्टिस बोर्डवे ने उस पर टिप्पणी की है, उस पर भी सरकार ने अपना रिप्लाई फाइल नहीं कर लिया है। किसान जो पूर्ण रूप से इस बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं, इसका विश्वास खो चुके हैं, और अब जो हमारा जो जन आंदोलन है वो बीजेपी के खिलाफ बन चुका है। मुझे लगता है कि 4 तारीख को भी हमें ऐसे घुमाएंगे जैसे आज घुमाया था। मैंने आपको परसों कहा था कि आज हमारी 30 तारीख को ट्रैक्टर यात्रा थी, उसको स्थगित करने के लिए इन्होंने 30 तारीख की डेट दी। ठीक है दहिया जी, लेकिन मैं फिर भी आज कहूंगा, मैंने कल भी आपको कहा, परसों की चर्चा में भी मैंने दहिया जी आपको कहा, क्योंकि उम्मीद आप नहीं छोड़ रहे हैं और उम्मीद हम भी नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार ने अगर आज आपकी 2 बातों को माना है तो हम ये उम्मीद करके चलते हैं राजेश जी कि 4 तारीख को समाधान निकलेगा। राजेश जी उम्मीद कर लेते हैं, 4 तारीख की उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जैसे कहा कि 50% ठीक है दहिया जी, वो बात मैंने रख दी। देखिए ठीक है, आपके हिसाब से वो 25%, इनके हिसाब से 50%, अब ये 100% हो जाए, बस इसी पर पूरे देश की निगाहें हैं। ओंकार जी, आप कहना चाह रहे हैं कुछ, और मैं आपसे भी यही सवाल पूछ रहा हूं, क्या किसान आंदोलन का इंपैक्ट आपको दिखा है निकाय चुनावों के अंदर? मेरी बहन ने कहा कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, बहुत खुशी की बात है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अम्बाला निकाय चुनाव में शक्ति रानी शर्मा जी इस चुनाव में 9000 वोट से विजयी हुई हैं। आप अपने एमएलए का वोट दिखे कितना आया था, और आप वोट बताइए, परसेंटेज ना बताइए, आंकड़ों से जनता को गुमराह ना कीजिए। आप ये बताइए कि आपके एमएलए के इतने हजार वोट आए थे और अब आपके इतने हजार वोट आए। 9000 वोट से शक्ति रानी शर्मा जी जीते हैं, और ये अभी भी कह रहे हैं हमारे वोट परसेंटेज बढ़े। और जहां तक मैं इन वोट परसेंटेज की बात करता हूं, पंचकुला में वोट परसेंटेज 35% सिर्फ पोल हुआ, अंबाला में 52% पोल हुआ। ये जनता की उदासीनता है, ये किसान की बेरुखी है, किसान की नाराजगी है, क्योंकि किसान सिर्फ गांव में नहीं है, किसान के अधिकतर बच्चे, अधिकतर रिलेटिव शहर में ही रहते हैं। ये जनता इन चुनाव से बेरुख होगी। पंचकुला में इनका जो मेयर बना उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पंचकुला में वोटिंग परसेंटेज ही 35% हुआ। कहा तो 35% एक पार्टी को वोट मिलते हैं, कहा 35% टोटल वोट परसेंटेज हुआ। और मेरी बहन कह रही है हमारी वोट बढ़ी है। हाँ, वोट का परसेंटेज तो आप गुमराह कर सकते हो, ये बताइए कितनी वोट मिली, नंबर ऑफ वोट्स बताइए। अब मैं आता हूं किसानों की बात के ऊपर।
किसानों के ऊपर मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके सरकार और किसानों का समझौता हो जाए, क्योंकि इतने कड़ाके की ठंड में, हड्डियां गलाने वाली ठंड में किसान सड़कों पे बैठे हैं और इनके नेता तानाशाह बन के आंखें मूंद कर बैठे हैं। मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि ये करते कुछ है कहते कुछ क्या। इनकी नीयत, नीति, सोच सभी में अंतर है। इनके प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, करते कुछ है। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि 4 तारीख को जो वार्ता हो, 8वें दौर की वार्ता हो, अंतिम वार्ता हो, किसान और सरकार में समझौता हो, ताकि किसान खुशी खुशी अपने घर आए। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है। इनकी नीयत और नीति दोनों में डिफॉल्ट है। बिल्कुल ठीक है। रश्मीर कादियान जी, यही कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। वंदना जी, मैं आ रहा हूं, आपके ही पास आऊंगा, लेकिन यशवीर जी का एक कमेंट मैं ले लेता हूं। यशवीर जी, थोड़ा निकाय चुनाव से जोड़ते हुए भी अपना असेसमेंट यहां बताते चलिए, क्योंकि निकाय चुनाव में क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि ये किसान आंदोलन का इंपैक्ट देखने को मिला है, ये बड़ी पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, चाहे हम बीजेपी का जिक्र करें या कांग्रेस का? आयुष, मुझे लगता है कि किसान आंदोलन का असर इन चुनावों पे जरूर पड़ा है। ये नतीजे इस बात की गवाही दे रहे हैं। और आप ये देखिएगा कि ये जो इस चुनाव में जो निर्दलीय जो लोग हैं, उन्होंने भी बड़ी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अंबाला में शक्ति रानी शर्मा जी जीती हैं, साथ ही उनकी पार्टी के 7 और लोग जीते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक वो अकेला मेयर का चुनाव नहीं जीते हैं और कई जगह उनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पे रहे। दूसरा, धारूहेड़ा में आप देख लीजिए, उकलाना में देख लीजिए, सातला में देख लीजिए, वहां भी निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो नगर परिषद और नगर पालिकाओं के मुखिया के तौर पे चुनाव जीते हैं। एक मैं पॉलिटिकल बात इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि सोनीपत में जिस तरह से कांग्रेस के जो मेयर के उम्मीदवार हैं वो बड़े प्रचंड बहुमत से जीते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका जलवा कायम है। पहले चाहे वो बड़ौदा बाई इलेक्शन की बात हो, चाहे वो अब ये सोनीपत मेयर इलेक्शन की बात हो, तो इंटैक्ट वो एक तरह से उन्होंने रखा है अपने वोटर को, वहां उनका प्रभाव कायम है। लेकिन अगर हम बात करें अंबाला और पंचकुला की, यहाँ पे जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शैलजा, वो यहाँ से सांसद रही हैं, वो यहाँ से मंत्री रही हैं। यहाँ पे कांग्रेस की हार कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी, उनके नेतृत्व के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाती है। और अंबाला में और जो पंचकुला में जो भाजपा की जीत हुई है, उसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आयुष जी कि वहां पे एक बसपा के उम्मीदवार अनिल फिलोत्रा ने 2378 वोट हासिल किए, जबकि जो भाजपा की जो वोट है, जो जीत का अंतर है, वो 2087 है। तो जो अनिल फिलोत्रा हैं वो कांग्रेस के वर्कर रहे हैं, वो कांग्रेस के नेता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो चुनाव में ना उतरते तो पंचकुला के नतीजे और भी हो सकते हैं। जी यशवीर जी, आपने बहुत बढ़िया असेसमेंट किया, मैं इसी से अब कमेंट लेता हूं। वंदना पोपली जी, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले 2 मुद्दे हैं जिस पर मैं बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि ये बात की जा रही है कि किसान आंदोलन का क्या असर है इन निकाय चुनावों पर। मुझे एक चीज बहुत क्लियरली बताइए। सभी लोग कहते हैं कि पूरे देश के किसान इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से अगर हम बिहार के इलेक्शन की रिजल्ट की भी बात कर सकते हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर के रिजल्ट की बात कर सकते हैं, हम राजस्थान निकाय चुनाव की, कर्नाटका के निकाय चुनाव की बात कर सकते हैं। वहां पर हमने लगातार जीत दर्ज की है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली हरियाणा की बात करते हैं तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। रेवाड़ी और धारूहेड़ा दोनों में इलेक्शन थे, और रेवाड़ी और धारूहेड़ा, प्लीज आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैंने पूरा इंतजार किया है, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं मुझे। रेवाड़ी और धारूहेड़ा दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, विधानसभा की एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। रेवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, धारूहेड़ा में नहीं जीतती है, तो वहां पर आप कहाँ पे बोलेंगे कि इम्पैक्ट है या नहीं? और दोनों एरिया साउथ हरियाणा में आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसान आंदोलन का यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट है। जहाँ तक दूसरी बात है, यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया। मुझे कोई एक ऐसा बयान बता दीजिए हमारी सरकार से आने से पहले या इस कानूनों से पहले कि किसी ने भी कहा हो कि खुले बाजार नहीं होने चाहिए। तकरीबन 12 साल की बात पहले की बात है, भारतीय किसान यूनियन का एक बयान मैं आपको कटिंग में दिखा सकती हूँ। उन्होंने लिखा था कि जो वीट का प्रोक्योरमेंट है वो कॉर्पोरेट को भी करना चाहिए। यहाँ पे अडानी की बात होती है, अंबानी की बात होती है, आ रहे हैं क्या अडानी अंबानी? कैप्टन अमरिंदर कहते हैं
चलिए ठीक है वंदना जी, देखिए समय मेरे पास बहुत कम हो जाता है अंत में, इसलिए मैं एक सवाल ओंकार जी का ले लेता हूं, उसी के साथ आप जवाब देते चलिएगा। ओंकार जी बहुत शार्ट में अपना सवाल पूछें। आयुष जी, इन्होंने बोला कि हमारे किसी नेता ने क्या विश्वासघात किया। 2013 में इनके जो अब मुख्यमंत्री ओपी धनखड़ जी और पुराने वाले सुभाष बराला जी आधे नंगे हो के सड़कों पे कर रहे थे कि 2100 रुपए गेहूं का मिनिमम समर्थन मूल्य होना चाहिए, आज भी 1925 रुपए है। ये विश्वासघात नहीं तो क्या है? ठीक है। और दूसरा कहते हैं कि बिहार में किसी को चिंता नहीं, किसी को वो नहीं है और किसान का इम्पैक्ट नहीं है। अब पंजाब और हरियाणा का किसान एक मुखर किसान है, पढ़ा लिखा किसान है और देश को लीड करने वाला किसान है। पंजाब और हरियाणा से जो आंदोलन की चिंगारी निकलती है वो पूरे देश में जाती है। आज पंजाब और हरियाणा का किसान आंदोलन में। चलिए अब मैं जवाब लेता हूँ, वंदना पोपली जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जो दबाए बैठे रहे उन पर तो ये कभी प्रश्न नहीं पूछते। शायद आजकल इनकी नजदीकियां ज्यादा हो सकती हैं, मुद्दे दोनों के सेम हो सकते हैं कि सत्ता हाथ से निकल गई है, तो वो एक कारण हो सकता है। लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो ये दबाए रखी, ऐसा जनता को बेवकूफ बना लो जितना बना सकते हो। MSP 100% हमने बढ़ाई है गेहूं पे। आप 2100 की बात कर रहे हैं और 1925 से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो भी डिफरेंस पूरा हो जाएगा। और मोदी सरकार अभी भी 1925 है, अभी भी 1925 है। खट्टर सरकार है और 1925 से की जा रही है। 6 साल हो गए सरकार को, अपनी 6 साल प्रतिबद्ध है कि किसानों की आय दुगनी से ज्यादा होनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का हमने लागू किया, किसानों के लिए ना इंडिपेंडेंट है बीजेपी की पार्टी में, क्योंकि सारे किसान बन रहे हैं। आप किसानों की बेल्ट से आते हो। आज दिन दिया करते थे हुड्डा जी, वो दिन भूल गए क्या? 2-2 रुपए के मुआवजे आया करते थे, 5-5 रुपए के मुआवजे आया करते थे। एक व्यक्ति पहुंच गया हुड्डा जी के पास, आपके सारे नेता कोई घर पे खरीदा रखे, कोई कुछ रखे, दिल्ली जनता में दिल्ली और बोले आप ही ले लो फोटोकॉपी। उनके विचार कहाँ गए, उनके फैसले? अरे ये वो समय भी हमने देखा है कि जब 2-2 रुपए 5-5 रुपए के मुआवजे आया करते थे। ये तो मुख्यमंत्री जी ने इंटरवीन किया। हमने देखा है कि बीजेपी की कमेटी वाले मंत्री जी सब लोग पैसा सर पे रखे और पूरा दिल्ली घेर रखा हमारी सरकार में क्या है, आज कहाँ गए? आज नहीं आए हैं। अडानी अंबानी पहले से थे। कैप्टन अमरिंदर कहते हैं कि अंबानी को लाने वाला आपकी पार्टी की बसों में 1.5 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट जो है अडानी सरकार ने, आमंत्री यूपीए सरकार ने अडानी अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिए। और आज अडानी जी में आप सुनिए, अडानी पर आप इतने प्रश्न उठा रहे हैं और ये वेयर हाउस पे आप बात कर रहे हैं कि ये बना दिए वो बना दिए, तो पहले से कर रहे हैं। बल्कि 2014 से पहले क्या मैं कह रही थी, 2012 2004 के करीब की बात है ये ऑलरेडी। चलिए वंदना जी, अब आपकी इसी बात के साथ ये चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी होगी, मेरे पास समय नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि किसान से शुरू हुई बात अडानी अंबानी पर ही जाकर खत्म होती है। आज 7वें दौर की वार्ता भी आपने देखी है। हालांकि 2 बातों पर सहमति जरूर बनी है, लेकिन 4 तारीख को वार्ता के लिए फिर बुलाया गया और उन सब के बीच में आज हरियाणा के अंदर जो 7 निकायों में चुनाव हुए हैं वो बहुत कुछ बयां भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार क्या 4 तारीख को कोई रास्ता निकाल पाती है या किसानों की बात को मानती है या इस आंदोलन को लेकर के रुख क्या रहता है। इसके लिए अब 4 तारीख तक का इंतजार और करना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।